हाँ तो देखिए, अब एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है रिलेटिव मोशन। ठीक, अब देखिए ये चैप्टर बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि इस चैप्टर में एक नई चीज का बेसिक डेवलप होने जा रहा है, जो आपको पूरे फिजिक्स में, जितना आप लाइफ में फिजिक्स पढ़ेंगे उतना वो काम देगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले रिलेटिव मोशन। रिलेटिव का मतलब होता है सापेक्ष, और मोशन मतलब गति। हिंदी में इसको बोलते हैं सापेक्ष गति। तो देखिए रिलेटिव मोशन, अब देखिए एक स्टेटमेंट लिखा है, पहले से स्टेटमेंट को समझें कि देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन। मतलब एब्सोल्यूट मोशन कुछ नहीं है, एवरी मोशन इज रिलेटिव मोशन। मतलब जो भी मोशन आप देखते हैं वो सभी रिलेटिव मोशन है, एक्सेप्ट स्पीड ऑफ लाइट। मतलब जो लाइट का स्पीड है वही एक ऐसी वेलोसिटी है, या वही एक ऐसा मोशन है जो आपका ऑब्जर्वर पर डिपेंड नहीं करता। मतलब फोटॉन चल के जाते हैं, फोटॉन्स का स्पीड है, वही एक ऐसी चीज है जो ऑब्जर्वर पर डिपेंड नहीं करती। बाकी दुनिया की हर चीज ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती है। ठीक, क्या कहना चाहते हैं मैं थोड़ा समझाता हूं, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। शुरुआत में आप ऐसे सोचिए कि मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए ये जैसे ये बोर्ड चल रहा है क्या, तो आप जैसे मान लीजिए मैं मेरे रेस्पेक्ट में बात करूं, मुझसे आप पूछो कि सर बोर्ड चल रहा है क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं चल रहा। अब बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला, मैं बोलूंगा कि मेरे ये जो बोर्ड है ये मेरे से पहले इतना दूर था, मान लेते हैं ये 2 फीट है, तो ये अभी भी मेरे से 2 फीट की दूरी पर है। अगर ये चल रहा होता तो ये मेरे से दूर जाता, नजदीक आता, कुछ तो होता। जैसे मैं पूछूं ये मार्कर चल रहा है क्या, मेरे से आप पूछो कि सर ये मार्कर चल रहा है, मैं बोलूंगा नहीं चल रहा। तो मैंने कैसे बोला नहीं चल रहा, तो मैंने देखा कि अगर ये चल रहा होता तो ये अपनी जगह बदलता। मोशन का यही मतलब था, ये जगह बदलता, तो या तो ये नजदीक आता या ये दूर जाता, कुछ तो करता ना। इसका कुछ चेंज ही नहीं होता, मेरे से इसका डिस्टेंस कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं होगा। अरे इसका जो पोजीशन वेक्टर है मेरे रिस्पेक्ट में वो चेंज ही नहीं होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे लिए नहीं चल रहा। लेकिन इसी मार्कर के बारे में आप सोचिए, बस में आदमी चल के जा रहा है, और तो बस में बैठे हुए आदमी से पूछेंगे मार्कर के बारे में क्या ख्याल है, तो वो बोलेगा मार्कर चल रहा है। या फिर सोचो हम जुपिटर पे बैठे हुए आदमी से पूछें, जुपिटर पे बैठ के कोई आदमी देख रहा है, उससे पूछे तो बोलेगा चल रहा है मार्कर। कैसे, क्योंकि पूरी अर्थ चल रही है। ठीक है, तो जो ये चलना, जो ये मोशन वाला शब्द है, चलना या रुका रहना, तो ये मोशन में या तो चलेगा या रुका रहेगा। तो ये जो मोशन शब्द है, इस शब्द का एब्सोल्यूट कोई मीनिंग नहीं है। इसका हमेशा मीनिंग किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में ही है। जैसे ये बोले कि ये मार्कर रुका हुआ है, तो मार्कर मेरे लिए रुका हुआ है, लेकिन जुपिटर वाले आदमी के लिए यही मार्कर चल के जा रहा है, बस में बैठे हुए आदमी के लिए यही मार्कर चल के जा रहा है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि जो मोशन शब्द है इसका एब्सोल्यूट कोई मीनिंग नहीं है। मतलब जब भी कभी ये बात की जाएगी कि ये पार्टिकल मोशन में है, तो आप हमेशा एक क्रॉस क्वेश्चन अवश्य करेंगे कि किसके लिए, इसको देखने वाला कौन है। ठीक, तो देखिए, तो फिजिक्स में जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये जो ये ऑब्जर्वर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब जिसमें हम मेजरमेंट करेंगे कि पार्टिकल का अभी कोऑर्डिनेट इतना हो गया, पार्टिकल का कोऑर्डिनेट इतना हो गया, और ऑब्जर्वर जो इवेंट को देखेगा, मान लीजिए कोई पार्टिकल चल रहा है तो उसकी हमें डायमेंशंस मेजर करनी होंगी, कितना दूर चला गया, तो उसके लिए एक हमें सिस्टम चाहिए, वो कौन हो गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब उस चलते हुए पार्टिकल को कोई देखेगा, क्योंकि फिजिक्स में बिना ऑब्जर्वर के चीजों का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब मार्कर चल रहा है, दैट इज मीनिंगलेस जब तक ये नहीं बताया जाए कि देखने वाला कौन है। तो मार्कर चल रहा है, इस स्टेटमेंट का मीनिंग तभी होगा जब ये बताया जाएगा कि इसको देखने वाला कौन है, मतलब ऑब्जर्वर कौन है। मतलब फिजिक्स में कोऑर्डिनेट सिस्टम और ऑब्जर्वर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप बोलेंगे कि सर आज तक कोऑर्डिनेट सिस्टम तो था, पर ये ऑब्जर्वर तो आज तक आप नाम लिए ही नहीं। तो देखिए ऐसी बात नहीं है कि ऑब्जर्वर आज तक नहीं था, ऑब्जर्वर भी था आज तक। तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, आप ऐसे समझ लो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन है ना, उस ओरिजिन पे एक आदमी बैठा होता था।
और जितनी भी मोशन हमने देखी, जितनी भी कैलकुलेशन हमने करी, वो सारी कैलकुलेशन उस ऑब्जर्वर के लिए करी जो ऑब्जर्वर उस ओरिजिन पे बैठा हुआ होता था। अब तक उसका नाम हम बार बार नहीं लेते थे कि देखो ये देख रहा है, देखो ये ऑब्जर्वर देख रहा है इस मोशन को, ये ऑब्जर्वर देख रहा है इस मोशन को, ये हम नाम नहीं लेते थे। क्यों? क्योंकि हमारा ऑब्जर्वर फिक्स रहता था। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वर को बदलेंगे। हम बोलेंगे कि भाई इस ऑब्जर्वर को क्या दिख रहा है, फिर हम बोलेंगे कि भाई इस ऑब्जर्वर को क्या दिख रहा है, हम बोलेंगे भाई इस ऑब्जर्वर को क्या दिख रहा है। तो इस चैप्टर में हम ऑब्जर्वर बदलेंगे, इसलिए इस ऑब्जर्वर की बात पे डिस्कशन किया जा रहा है। अभी तक हमारा ऑब्जर्वर फिक्स था, एक ही ऑब्जर्वर था, तो उस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, मतलब उसको बार बार एम्फेसाइज नहीं किया गया। ऑब्जर्वर तो था, अभी अब तक था। ठीक, अब ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं एक हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बिना काम चलेगा नहीं। और मान लेते हैं 3 आदमी हैं, एक आदमी बैठा है पॉइंट O पे जो हमारा अब तक ऑब्जर्वर हुआ करता था, एक आदमी है पॉइंट A पे और एक आदमी है पॉइंट B पे। 3 आदमी हैं, O, A एंड B। ठीक, अब एक चीज और समझिए कि देखिए जो हम मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखते हैं वो हम मैथमेटिकल इक्वेशंस में उसी चीज को लिखने की कोशिश करते हैं जो चीज हमें दिख रही होती है, जो चीज हमें ऑब्जर्व हो रही होती है, हम उसी चीज को लिखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, मान लीजिए आदमी ए है और ये आदमी बी है और ये आदमी ओ है। हम आदमी ओ से पूछे कि आदमी ए किधर है, तो आदमी जैसे मैं आपसे पूछूं कि जैसे मान लीजिए मार्कर है, मैं मेरे से कोई पूछे मार्कर किधर है, मैं बोलूंगा इधर, तो ये हमने डेली लाइफ में बता दिया इधर। अब मैथमेटिक्स में ऐसे इधर कैसे लिखेंगे, तो मैथमेटिक्स में इस बात के लिए क्या यूज करते हैं, वेक्टर। तो हमने ओ से पूछा ए किधर है, तो वो हाथ कर देगा इधर। अब मैथ्स में हाथ से तो काम चलेगा नहीं, या तो इक्वेशंस लिखनी है, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, वेक्टर। तो ये जो वेक्टर आया, ये वेक्टर क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कि ए का पोजीशन वेक्टर है, किसके रिस्पेक्ट में, ओ के रिस्पेक्ट में। अब देखिए यहाँ ऑब्जर्वर मेंशन करना बहुत जरूरी होगा। तो ये जो वेक्टर है ये कौन है, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। ऐसे ये वाला वेक्टर, तो यहाँ आदमी बी है, यहाँ आदमी ओ है, हमने ओ से पूछा बी किधर, उसने इधर हाथ कर दिया। तो ये तो अपने डेली लाइफ में काम चल गया, लेकिन मैथमेटिकल लैंग्वेज में हमने वेक्टर लिखा, तो आर बी ओ, ये कौन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पर्सन विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो आर बी ओ को क्या बोला है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ। विद रिस्पेक्ट टू मतलब देखने वाला कौन है, ऑब्जर्वर कौन है। हमने पूछा ए से बी किधर है, तो ये बोलेगा ठीक है, वो ये बोलेगा बी इधर खड़ा है, तो बी इधर हाथ कर देगा, मतलब जो ए है वो इधर हाथ कर देगा बी की तरफ, इधर खड़ा है बी। अब इधर हाथ करने से काम चलेगा नहीं, तो मैथ्स में क्या लिखते हैं, वेक्टर। तो ये वेक्टर कौन हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a। इसका मतलब ये मैंने वही वेक्टर लिखा है, ये मैंने इस वेक्टर से मैंने उसी चीज को लिखने की कोशिश की है जो मैंने इस आदमी से पूछा था कि b किधर है। इस वेक्टर से मैंने वही चीज लिखने की कोशिश की है जो मैंने आदमी ए से पूछा था कि बी किधर है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो आर बी ए, ये कौन हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। मतलब देखने वाले का नाम पीछे लिखा जाता है और जिसका भी पोजीशन वेक्टर है उसका नाम किधर लिखा जाता है, आगे। ठीक, तो अब तक जितने भी पोजीशन वेक्टर लिखे जाते थे वो किसके रिस्पेक्ट में लिखे जाते थे, ओरिजिन पे बैठे हुए आदमी के रिस्पेक्ट में। और वो ओरिजिन पे बैठा हुआ आदमी उस पूरे मोशन को एनालाइज कर रहा होता था। ठीक, अब ये जो आपके पास 3 वेक्टर आए, अब तीनों मिलके एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये ट्राइंगल आपसे कुछ कह रहा है, ट्राइंगल ये कह रहा है कि अगर आपने इस वेक्टर में इस वेक्टर को ऐड कर दिया तो आपका ये वेक्टर आ जाएगा। तो ठीक है, लिख देते हैं। तो क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि अगर आपने आर बी ए वेक्टर में अगर आपने आर ए ओ वेक्टर ऐड कर दिया तो आपका कौन मिल जाएगा, आर बी ओ वेक्टर। ये हम नहीं कह रहे, ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन कह रहा है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कह रहा है, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। तो मैंने तो बस लिख दिया। अब इस वाली चीज को उधर ले जाइए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर आपको कभी लिखना है तो वो कैसे लिखा जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक, तो आज तक जो हम लिखते थे ना कि आर ए वेक्टर आर बी वेक्टर, तो हम ऐसे पीछे ओ थोड़ी लगाते थे आज तक। हाँ, तो आज तक हमारा ऑब्जर्वर था, हमें ओ लगाना चाहिए था, हम नहीं लगाते थे। क्यों, क्योंकि हमारा एक ही ऑब्जर्वर था, बदलता नहीं था, इसलिए हम नहीं लगाते थे कि भाई मान लो हमारा एक ही ऑब्जर्वर है।
ठीक, तो कभी कभी अभी भी ऐसा होगा कि इस वाली चीज को सिंपली आर भी लिखा जाएगा। सिंपली आर भी जब लिखा जाएगा मतलब ऑब्जर्वर कौन है हमारा, ओरिजिन वाला। जब मैं सिंपली आर भी वेक्टर लिख दूं और पीछे कुछ लिखा नहीं, पर लिखना तो चाहिए कि वो किसके रिस्पेक्ट में, उसको देखने वाला कौन है, तो तब क्या मान लिया जाएगा कि वही वाला ऑब्जर्वर जो अब तक होता था ओरिजिन पर बैठा हुआ। ठीक, तो आप देखिए ये वाली चीज का मतलब आप समझते हैं ये क्या है, इस चीज का मतलब भी समझते हैं, इस चीज का भी मतलब समझते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है विद रिस्पेक्ट टू ओ, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें 3 इसके कोऑर्डिनेट होंगे। एक होगा x कोऑर्डिनेट ऑफ बी, इसको भी क्या लिखा जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ओ। फिर y कोऑर्डिनेट ऑफ बी, भाई ऑब्जर्वर बताना पड़ेगा, बिना ऑब्जर्वर के फिजिक्स में कोई मतलब नहीं। सिमिलर कहानी a के लिए क्या लिखा जाएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू o, y कोऑर्डिनेट ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू o प्लस z कोऑर्डिनेट ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू o। और आपसे पूछा जाए कि भाई बताइए आर बी ए वेक्टर कितना आएगा, तो क्या है दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये आएगा आपके पास एक्स बी ओ माइनस एक्स ए ओ आई कैप प्लस वाई बी ओ माइनस वाई ए ओ जे कैप प्लस जेड बी ओ माइनस जेड ए ओ के कैप। ठीक, अब ये वाला जो वेक्टर है, इस वाले वेक्टर में भी 3 कंपोनेंट होंगे, तो मैं लिख देता हूं इस वाले वेक्टर के जैसे x कोऑर्डिनेट ऑफ v, इसमें भी 3 कंपोनेंट होंगे। क्या होगा, एक होगा x कोऑर्डिनेट ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a i कैप, एक होगा y कोऑर्डिनेट ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a j कैप, और एक होगा z कोऑर्डिनेट ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a k कैप। अब इनको कंपेयर करो तो आपको ये पता चलेगा कि x कोऑर्डिनेट ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a कभी आपको निकालना पड़े तो देखो कंपेयर करो किसके बराबर होगा, xbo माइनस xao। सिमिलरली आप y के लिए भी लिख सकते हैं और सिमिलरली आप z के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे चलो। अब देखो इसको एज ए फॉर्मूला आपको याद रखना है, ऐसे x के लिए, ऐसे y के लिए, ऐसे z के लिए, और आपको ये भी याद रखना है। ठीक, अब आगे चलो, मैं फिर से इस इक्वेशन की बात करता हूं। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू o, ये कौन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू o माइनस ये v है, पोजीशन वेक्टर ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू। देखिए इसका क्या मतलब है, मैं एक बार फिर और इस बात पे एम्फसाइज करके बताता हूं। इसका मतलब है कि b का पोजीशन जो a की आंख ने देखा, ऑब्जर्वर कौन है, a है, तो किसकी आंख ने देखा, a की आंख ने देखा। ये कौन है, b का पोजीशन किसकी आंख ने देखा, o की आंख ने देखा, और ये है a का पोजीशन किसकी आंख ने देखा, o की आंख ने देखा। अब मैं कह रहा हूं उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन क्या देता है, वेलोसिटी। तो ये क्या आएगा, ये आएगा वेलोसिटी ऑफ b, क्योंकि किसकी आंख ने देखा, a की आंख ने देखा, तो ये डिफरेंशिएशन क्या है, वेलोसिटी। मतलब ये वाली जो टर्म है, ये वाली, ये कौन है, ये b का वेलोसिटी है, और किसकी आंख ने देखा, a की आंख ने देखा। ये किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ b किसकी आंख ने देखा, o की आंख ने देखा, माइनस वेलोसिटी ऑफ a किसकी आंख ने देखा, o की आंख ने देखा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब देखिए इस फॉर्मूले को कभी कभी मैं मेरे लैंग्वेज में ऐसे याद रखता हूं कि VVA वेक्टर जो लिखा हुआ है वो ऐसे ही लिखा हुआ है, दैट इक्वल टू VVO वेक्टर प्लस माइनस ऑफ VAO वेक्टर। ऐसे मैं इसको कभी कभी याद रखता हूं। अब क्या कैसे, थोड़ा शब्दों में बोल के बताता हूं कि मान लीजिए मेरे पास एक आदमी है B, जैसे यहीं पे बात करते हैं, एक B है, एक ये है, एक O है। ये जो O है ना, ये O को ये पता है कि B की स्पीड क्या है, मतलब B का वेलोसिटी क्या है, ये O जानता है, O देख रहा है अपनी आंख से। और ये O है, ये अपनी आंख से इस A को भी देख रहा है, मतलब O अपनी आंख से B को भी देख रहा है और O अपनी आंख से A को भी देख रहा है। तो इस O को B का वेलोसिटी भी पता है, इस O को A का वेलोसिटी भी पता है। अब ये O ये जानना चाहता है कि मान लो अगर A ने B को देखा, मतलब जब A की आंख B को देखेगी तो उसको क्या दिखेगा। अगर A की आंख B को देखेगी तो उसको क्या वेलोसिटी दिखेगी, ये हमें पता करना है। इसका मतलब हम क्या जानना चाहते हैं कि अगर A देखेगा B को
तो ए को क्या दिखेगा, तो देखने वाला कौन होगा, ए। तो देखिए इसका क्या मतलब है इस टर्म का, कि जब ए देखेगा बी को तो ये वाली टर्म कौन हुई, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो ये किसका वेलोसिटी है, ये उस देखने वाले का वेलोसिटी है, किसके रिस्पेक्ट में, उस ऑब्जर्वर ओ के रिस्पेक्ट में। और ये किसका वेलोसिटी है, जिसको देखा जा रहा है उसका वेलोसिटी है, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तो मैं ऐसे याद रखता हूं कि जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी पता करनी है, मुझे ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी पता करनी है, ये वाली टर्म कौन है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो जिसके रिस्पेक्ट में मुझे वेलोसिटी पता करनी है उसका अपोजिट, तो देखिए मैंने माइनस लगा दिया तो ये अपोजिट वेक्टर हो गया, उसका अपोजिट वेक्टर ऐड कर दीजिए, किस में ऐड कर दीजिए, जिसकी वेलोसिटी पता करना चाहते हैं। हम किसकी वेलोसिटी पता करना चाहते थे, बी की वेलोसिटी पता करना चाहते थे। तो जो बी का वेलोसिटी है उसमें देखने वाले का वेलोसिटी का अपोजिट ऐड कर दीजिए। तो ऐसे याद रखता हूं कि जिसको देखना है उसमें ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा, देखने वाले का अपोजिट वेक्टर। और जब उनका समेशन आएगा वो समेशन ये बताएगा कि जो वो देखने वाला है उसकी आंख को क्या दिखेगा, ये कौन बताएगा, दैट समेशन। ठीक, चलिए अब इसमें भी देखो ऐसे ही सिमिलरली जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड कंपोनेंट होते थे, वहां पे भी 3 कंपोनेंट हो सकते हैं एक्स वाई जेड। तो मैं लिख के दिखा देता हूं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू velocity of b with respect to o in x direction minus velocity of a with respect to o in x direction. Similarly, velocity of b with respect to a in y direction किसके बराबर आएगा, velocity of b with respect to o in y direction minus velocity of a with respect to o in y direction. Similarly आप z कंपोनेंट के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक। चलिए